वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं। उन्होंने फिट इंडिया के तहत नुमाइश में लगे खेलों और वर्जिश के साजो सामान का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने काली पलटन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। कुछ ही देर में पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे और सलावा में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी को मुल्क में खेलों को फरोग देने और खेलों के वसाइल को आलमी मेयार की जानिब बनाने की सिमत बढ़ाया गया अहम कदम माना जा रहा है। ये मंदिर काली पलटन के नाम से इतना ही अलग महत्व है। ये मंदिर और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां इस वक्त सीएम खिताब कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित किया और आज जब हम लोग मेरठ में इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के हर संसदीय क्षेत्र में हुआ। ग्रामीण स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक हजारों खिलाड़ी एक एक संसदीय क्षेत्र में अलग अलग खेलों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का एक अवसर देखा। अभूतपूर्व सफलता उसके माध्यम से भी प्राप्त हुई और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा ये क्षेत्र तो इस दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली रहा है। मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो प्रदेश सरकार ने जिस एक उत्पाद को रखा था मेरठ के लिए, वह स्पोर्ट्स आइटम को ही रखा था और स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं और इसीलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में देकर के एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, इसके पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा है और आज वही प्रेरणा इस खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एकलव्य क्रीड़ा कोष की भी स्थापना की है, जो खिलाड़ियों के लिए न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सके। इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में अभी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल जीते हैं, और प्रदेश के उन सभी ओलंपिक वीरों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग भी किया है, उन्हें मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ियों को और लखनऊ में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का विशाल सम्मान समारोह भी आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। आज प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम,
मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो, इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार तो इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 1 जनवरी को एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। एलओसी पर तैनात चौकस जवानों ने एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। महलूक की शिनाख्त पाकिस्तान के मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर की गई, जो कि असलहा व गोला बारूद से लैस था। दरअंदाज की लाश के पास से एक AK-47, 7 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद किया गया। पाकिस्तान से हॉटलाइन राब्ता करते हुए दरअंदाज की लाश वापस ले जाने के लिए कहा गया है। फौज ने इसे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई करार दिया। ऐसी इत्तलात है कि दरअंदाजी की मजीद कोशिशें हो सकती हैं, ताहम सरहद पर फौज पूरी तरह चौकस है। In complete breach of the ceasefire understanding arrived at between the two DGMOs, one armed intruder who was dressed in a Pathani suit and a black jacket, he was detected moving from areas under the control of Pakistan Army across the line of control at around 1500 hours yesterday. Ambushes were laid along the likely routes that could be adopted by the intruder, and movement was tracked and followed, and the infiltrator was eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with 1 AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. The surveillance of the area is still in progress, denying any exploitation of the bad weather conditions prevailing in the area, and the operation is still ongoing. A search operation of the belongings have revealed a Pakistan national identity card, which you can see with his name written there, Mohammad Shabir Malik, and vaccination certificates also, which is issued by the Ministry of National Health Services Regulation and Coordination, the Government of Pakistan. उत्तराखंड में धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का तनाज़ा थमा नहीं है। अब मामले की बाज़ाब्ता जांच होगी। मामले की जांच के लिए 5 रुकनी SIT की तश्कील दी गई है। SP सतह का एक ऑफिसर मामले की जांच करेगा। DIG गढ़वाल करण सिंह ने दावा किया, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुल्ली डील के बाद एक बार फिर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। 1 जनवरी को एक नामालूम ग्रुप ने गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बुल्ली बाई नामी ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीर अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप पर तस्वीर अपलोड करने से सैकड़ों मुस्लिम खवातीन सख्त बरहम है। इस मामले में दिल्ली की एक खातून सहाफ़ी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। साथ ही शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई पुलिस से मामले की तहक़ीक़ात के साथ साथ मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने हफ्ते के रोज ट्विटर पर कहा कि उन्होंने इस मामले का नोटिस ले लिया है, मुताल्लिका हुक्काम को कार्रवाई करने को कहा गया है। वाज़ेह है कि पिछले साल के शुरू में भी सुल्ली बाई ऐप पर सुल्ली डील्स को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। 1 जनवरी को शिवसेना रुकन पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि अगर पहले से ही इस तरह के मामलों में सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके, खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्यूनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में IT मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने IT मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं
वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है, एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट. आई एम ग्रेटफुल टू द डीजीपी महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई who have taken this up on a priority, and इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है. मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके की अश्लील काम कर रहे हैं, उन पे किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी. उधर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप की सरगर्मियों पर अपना रद्दअमल दिया और कहा कि तकरीबी सरगर्मियों को फरोग देने वाले वेब पोर्टल के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी. वेब पोर्टल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी. ऐसी लड़कियों का पोर्टल पे फोटो के साथ जिस तरह से चीज़ें रखी गई उसकी हम निंदा करते हैं. इन लड़कियों में कुछ लड़कियां मुंबई शहर की भी हैं. उनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई है. मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उनका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे. वक्त एक ब्रेक का. नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेरठ दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा और अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं. करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें. भारत माता की यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजीव बालियान जी, वीके सिंह जी, मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, उपेंद्र त्रिपाठी जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सतपाल सिंह जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, विजय सिंह जी तोमर, श्रीमती कांता कर्णप जी, विधायक भाई सोमेंद्र तोमर जी, संगीत सोम जी, जितेंद्र सतवाल जी, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, मेरठ जिला परिषद अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, मुजफ्फरनगर जिला परिषद अध्यक्ष बिरपाल जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरठ मुजफ्फरनगर दूर दूर से आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है. भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि मेरठ हमारी संस्कृति,
हमारे सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। रामायण और महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थंकरों और पंच प्यारों में से एक भाई धर्मसिंह तक मेरठ ने देश की आस्था को ऊर्जावान किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक। तो नाजरीन, मेरठ के लोगों को आज एक बेहतरीन तोहफा मिला है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ के बाद और 2012 तक जितना सरकार के कारखानों से उत्पादन होता था बिजली का, उससे दुगना उत्पादन करने का काम समाजवादी ने किया है। भविष्य में हरदोआगंज का पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, एटा में 360 सुपर क्रिटिकल प्लांट तैयार हो जाएगा, मेजा में प्लांट लगे हैं, आपके समाजवादी सरकार में एनटीपीसी का प्लांट लगा है, ललितपुर में 3x660 लगा है और सोलर एनर्जी में भी बड़े पैमाने पर प्लांट लगे थे। ये सब बिजली अगर तैयार कर देती है सरकार तो शायद आज उत्तर प्रदेश की सस्ती बिजली होती और भविष्य में ये कारखाने जब बन करके तैयार हो जाएंगे तो 300 यूनिट हमें सबकी माफ करनी है, वहीं सिंचाई भी माफ होगी। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा, जिससे खिताब करते हुए अखिलेश यादव। मुल्क में कोरोना का दायरा वसी से वसीतर होता जा रहा है। कोरोना के 27,553 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए। मुल्क में 1,22,801 एक्टिव मामले हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 1,525 तक जा पहुंची है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रोज बरोज कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी कर ली है। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों से अपील की। कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें, जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और वहीं तेलंगाना में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला सतह इजलास के बाद एक जियो जारी किया। 10 जनवरी तक रियासत भर में अवामी रैलियों, समाजी, सियासी और मजहबी प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की गई। दुकानात, शॉपिंग मॉल्स और बसों और दीगर अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दे दिया गया। उसके अलावा समाजी फासले को ज़रूरी करार दिया गया। मास्क न पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सैनिटाइजेशन और दीगर एहतियाती इक़दामात को इख्तियार करने की लगातार हुकूमत लोगों से अपील कर रही है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा महकमा सेहत और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी कल दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे दिल्ली के दौरान जगनमोहन रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और दीगर वज़रा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान दोनों तेलुगु रियासतों के बीच जारी आबी तनाज़े के अलावा रियासत की तकसीम के वादों की तकमील और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। ज़राए की इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात का वक्त तय है। एक और अहम खबर है, दिल्ली में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे वैक्सीनेशन लेने पहुंचे तो वहां का माहौल देखने के बाद वैक्सीन के बारे में उनमें जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों के लिए बाकायदा किताबें थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा दीगर तफरीही सामान रखा गया था। बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपने इत्मीनान का इजहार किया।
तो उन बच्चों को किस तरह की क्या चीज़ें पसंद है, उनके क्या शौक होते हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। तो अलग से यहाँ पे उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना है, जिसमें उनका ऑब्जर्वेशन रूम अलग से, उस ऑब्जर्वेशन रूम में जैसे कि अडल्ट्स को आधा घंटा बैठना होता है, वैसे ही बच्चों को आधा घंटा बैठना होता है। तो वहाँ पर उनके लिए बुक्स वगैरह रखी गई है, म्यूजिकल आइटम्स वगैरह रखे गए हैं और वो सभी चीज़ें रखी गई है। और उसके बाद हमने उनके लिए कुछ एक रिटर्न गिफ्ट भी रखा है कि बच्चे जब वैक्सीन लगा लें तो उसके बाद उनको एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो हमने मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही रहेगा जिस तरह यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। मतलब पहले कोविड को लेके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मतलब कैसा रहेगा और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अब यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो होगा जो भी अच्छा ही होगा। हाँ मतलब पहले तो थोड़ी थी, क्योंकि सब बोल रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, बट अब यहाँ पे जब यहाँ पे आके एनवायरनमेंट देखा तो अच्छा फील हो रहा है कि डर सा नहीं है। पहले डर था कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कैसा मतलब दर्द वगैरह या फिर तबीयत वगैरह ख़राब होगी, तो अब यहाँ पे कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक